हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बोहर मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि उसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। तो बोहर मॉडल की रिक्वायरमेंट पड़ी है ड्यू टू सम लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया हुआ था हम पढ़ चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने किया हुआ है। अब रदरफोर्ड ने क्या करा हुआ था, उन्होंने एक बात यहाँ पर बोल दी कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं और न्यूक्लियस खुद अपने आप में कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड से कुछ क्वेश्चंस करे गए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि वाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर गया, है ना। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिवली चार्ज्ड है और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के चारों तरफ या सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक। तो लगातार इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज़ होनी चाहिए, और लगातार इसकी एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए तो इसका पाथ धीरे धीरे छोटा होते चले जाना चाहिए और फाइनली जाकर के इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो वाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस, रदरफोर्ड अनेबल टू एक्सप्लेन दिस, ठीक। इसको लिखा जाता है, इसको बोला जाता है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की यदि हम बात करें तो पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे टाइप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं स्पेक्ट्रम के, और स्पेक्ट्रम में जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम आल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम, कुछ स्पेसिफिक कलर की लाइंस वहाँ मिल रही थी। सो रदरफोर्ड मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन क्यों मिल रही हैं, इस बात को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकंड पॉइंट हो गया इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, ठीक। तीसरी बात क्या थी, तीसरा ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड के साथ। थर्ड ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल unable to explain presence of electron and their energies। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन किन पर्टिकुलर शेल या ऑर्बिट्स में है और क्या उनकी रिलेटेड एनर्जीज हैं, इस बात को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। आई बस। तो ये तीन मेजर ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी है किसकी, बोहर मॉडल ऑफ एटम की। अब नील बोहर ने क्या मॉडल दिया हुआ है एटम का, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। नील बोहर ने भी वही बात बोली रदरफोर्ड जैसी ही, क्या कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात तो उसने भी कही थी कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक। पर बोहर ने भी यही बात बोली कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, पर उसने एक एडिशनल बात बोल दी, दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्टेन डेफिनेट एनर्जी लेवल, ठीक। कुछ डेफिनेट एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं और इन एनर्जी लेवल को उसने स्टेशनरी स्टेट भी कहा, ठीक। क्या कहा है, स्टेशनरी स्टेट और डेफिनेट एनर्जी लेवल उसने नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
in some definite circular path. In some definite circular path. Next, each part means shell or orbit associated with definite energy and also known as stationary state. ठीक, तो सर्कुलर पाथ में घूमा करते हैं जिन्हें शेल या ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी बात, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्टेशनरी स्टेट इससे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है यहाँ पर, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ डेफिनेट शेल इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बस ये सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। क्या कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट शेल में बना रहेगा उसकी एनर्जी जो है वो कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है यहाँ पर, ना ही एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, शांतिपूर्वक वो अपने डेफिनेट शेल में क्या होता रहता है, घूमता रहता है। बस यही एक्सप्लेनेशन है जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आ रहा था कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की जाए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जा रहा, उसको तो अपनी एनर्जी रिलीज कर देनी चाहिए थी। तो यही रदरफोर्ड यहाँ पर बोहर यहाँ पर बोल रहा है कि जब तक वो एक डेफिनेट शेल में रहेगा उसकी एनर्जी कैसी बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, ना तो एनर्जी को वो एब्सॉर्ब कर रहा है, ना ही एनर्जी को वो इमिट कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक, कोई डाउट तो नहीं इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट सुनिए, फोर्थ पॉइंट, व्हेन हीट सप्लाइड टू एन एटम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ये एक एक्सटर्नल सोर्स है, मान लीजिए बंसन फ्लेम है, और इससे मैंने एटम को हीट देना चालू करा, तो एटम के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप मार करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। ये होगा हाई एनर्जी लेवल। ठीक, ऊपर चला गया है हायर एनर्जी लेवल, इसे मैंने E2 से बताया हुआ है यदि वहाँ नहीं दिख रहा है तो। और ये है लो एनर्जी, इसे मैं E1 से बताता हूँ। ठीक, तो जब आप किसी एटम को एक्सटर्नल सोर्स से हीट देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, उस हीट को एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जंप मार जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद सारी की सारी एनर्जी इमिट करके अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। पूरी एनर्जी इमिट करेंगे और ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे। तो यहाँ जो एनर्जी चेंज होगा, डेल E इज इक्वल टू वॉट, E2 माइनस E1। ठीक, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है। इसे कहते हैं एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे आप, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। इज इट क्लियर? और जो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच न्यू है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ठीक, तो बोहर बोलता है कि डेल E आल्सो इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लेमडा। क्लियर है बात? ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं से पता पड़ता है कि लाइन क्यों मिल रही है स्पेक्ट्रम में, क्योंकि जब वो हायर एनर्जी लेवल से वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में तो सारी की सारी एनर्जी को, भाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, तो वापस आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, और जब एनर्जी इमिट करेगा तो वो एनर्जी इमिट होगी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। उसके कारण हमें एटम का क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है इन फॉर्म ऑफ सर्टेन लाइंस। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो ये कहलाता है इसका लाइन स्पेक्ट्रम एटम का। और यहाँ पर एनर्जी चेंज आपको याद रखना है, डेल E इज इक्वल टू वॉट, E2 माइनस E1। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, जरा ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही घूम रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि
एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ये बहुत बड़ी बात बोली हुई है किसने, बोहर ने। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि वहाँ पर उसने बोला हुआ था प्लैंक ने। ठीक, E इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज़ इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एन एच न्यू। एन नंबर ऑफ क्वांटा वहाँ पर यूज़ करे हुए थे। तो बोहर भी यही बात बोलता है कि इलेक्ट्रॉन यदि एक पर्टिकुलर शेल या ऑर्बिट में है तो इसकी एनर्जी कैसी रहती है, क्वांटाइज्ड रहती है। इज इट क्लियर? इतने पॉइंट समझ में आए सभी लोगों को? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन घूम कहाँ सकता है। इस शेल में घूमेगा या यहाँ घूमेगा या यहाँ घूमेगा, ये भी रदरफोर्ड नहीं बता पा रहा था कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और एनर्जी क्या है, तो इन्होंने एनर्जी भी बता दी। दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, electrons can revolve only in those orbits in which their angular momentum MVR is whole number multiple of h upon 2 pi। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वहाँ घूम पाएंगे जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम MVR, MVR क्या है, MVR है एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन केवल वहाँ घूम पाएंगे जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का होल नंबर मल्टीपल है। ठीक, और ये जो n है, इस n को ही हम पहली ही क्लास से बोल रहे हैं शेल और ऑर्बिट। क्लियर? तो हर कहीं नहीं घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक शेल में उसकी एनर्जी अलग अलग है, हर एक शेल में उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक, तो किस पर्टिकुलर शेल में वो रह पाएगा वो पता पड़ता है उसके एंगुलर मोमेंटम से, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो ये थे पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। ठीक, बोहर ने आखिर क्या क्या बातें कही हुई हैं ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एनर्जी चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने बताया हुआ है, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर है? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं सब लोगों को? बोहर मॉडल के क्यों ज़रूरत पड़ी है इसकी, ये चीज़ समझ में आई सब लोगों को? ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर सीखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल में पहली यही बात डिस्कस करते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। इसको और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस को हम दूसरे टाइप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं बता रहा हूँ। ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक, सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और फिजिक्स में जब आप पढ़ते होंगे कि जब भी सर्कुलर मोशन किसी भी बॉडी का होता है तो उसके ऊपर दो फोर्स वर्क करने लगते हैं। एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ और एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ। इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में आप सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं इसे जो अंदर तरफ फोर्स लग रहा है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहूँगा, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अपनी जगह ठीक है, बाहर लग ही रहा है, लेकिन अंदर जो लग रहा है इसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहूँगा। और इसका मैग्नीट्यूड होता है ZE² अपॉन R²। कितना है ये? ZE² अपॉन R²। और बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड जो फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड है mv² अपॉन R। तो आप लैंग्वेज में कहोगे, क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है वाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस, ठीक। तो आप उसका आंसर दे रहे हैं
चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने बन रहा था व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। तो आप उसका आंसर दे रहे हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन में जाता है तो उसके ऊपर दो फोर्स वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट अंदर की तरफ लग रहा है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कह रहे हैं, वो है Ze²/r²। दूसरा बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा, और उसका वैल्यू है mv²/r। ये दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो कैसी है, अपोजिट हैं। तो दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस कैसी हैं, अपोजिट हैं। तो इस प्रकार से इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं, और इक्वल और अपोजिट फोर्स यदि इसके ऊपर लग रहे हैं तो नेट फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पर वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल, और एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल में पहला और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। ठीक, तो इसको हमने एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पर कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके ऊपर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, दो फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक अंदर की तरफ लग रहा है, दूसरा बाहर की तरफ लग रहा है, और अंदर तरफ लगने वाला फोर्स है Ze²/r², और बाहर तरफ लगने वाला फोर्स है mv²/r। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक, चलिए सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम और साइज ऑफ एटम। एटम का साइज या एटम की रेडियस यहाँ मुझे निकालनी है। कैसे निकाली जाती है, सेकंड एप्लीकेशन देखिए, बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है, ध्यान से सीखिएगा। तो अभी अभी हमें पता पड़ा हुआ है सेकंड क्या, कि Ze²/r² इक्वल टू mv²/r ये होता है। ठीक, r से r कैंसिल कर दिया जाए, यहाँ पर r से r कैंसिल कर दिया जाए तो ये बन गया मेरे सामने Ze²/r इक्वल टू mv²। ठीक है, या v² इज इक्वल टू वॉट, Ze²/mr। क्लियर है बात? ठीक, अब बोहर का लास्ट पोस्टुलेट देखिए क्या था। हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। बोहर मॉडल का लास्ट पोस्टुलेट यही था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू nh/2πmr। बोलो हाँ। ठीक, v इक्वल टू nh/2πmr। तो यहाँ v की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से उठा के v की वैल्यू पुट करिए। जब v की वैल्यू पुट करेंगे तो यह जाएगा n²h²/4π² m²r² इक्वल टू Ze²/mr। बोलो हाँ। ठीक, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, यहाँ से r का फॉर्मूला निकाल लीजिए। जब r का फॉर्मूला आप निकालेंगे यहाँ से तो r का फॉर्मूला आएगा n²h²/4π² mz²। ठीक है, ये r से r कैंसिल हो गया, r का फॉर्मूला निकाल लीजिए तो क्या आएगा, r इज इक्वल टू n²h²/4π² mz²। देखा हुआ है फार्मूला कभी पहले? बिल्कुल देखा हुआ है। फर्स्ट वीडियो देखिए आप लोग उठा करके। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वांटम नंबर्स आपको बताए हुए हैं, और क्वांटम नंबर्स में जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे थे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एप्लीकेशन में मैंने ये फार्मूला लिखा था।
ये है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो n की एप्लीकेशन में मैंने ये फार्मूला वहाँ पर लिखा हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि जब बोहर मॉडल की एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे तब इसका डेरिवेशन बताऊंगा। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है भाई, इसकी हेल्प से हम क्या मेजर कर सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम, ठीक, और साइज ऑफ एटम जो आपको निकालना हो, है ना। अब यहाँ पर हम इन सब की वैल्यूज़ यदि पुट कर दें, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg एंड e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये सारी की सारी वैल्यूज़ यदि यहाँ उठा करके पुट कर दी जाएं तो r जो है, r का एक फार्मूला मुझे मिलेगा 0.529 n² अपॉन z और यूनिट आप यहाँ यूज़ करेंगे एंगस्ट्रॉम। ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, ठीक। कई बार आईआईटी में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं कि एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस विल बी। तो सेकेंड शेल मतलब n इज इक्वल टू 2 रखिए, हाइड्रोजन एटम है तो z इक्वल टू 1 रख दीजिए, उठा करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट हमने यहाँ सीखने की कोशिश करी और ये था डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम। क्लियर है, पक्का, ठीक। नोट कर लीजिए यदि क्लियर है तो, बड़ी खुशी की बात है, ये तो क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से, तो हम अगली एप्लीकेशन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन पर हम लोग पहुंचते हैं और थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक। सिंपल तरीका बताता हूँ, बोर्ड पे देखिए। हमें पता पड़ चुका है, बात लीक हो चुकी है कि ZE² अपॉन R² इक्वल टू वॉट, mv² अपॉन r। तो ZE² अपॉन R² इक्वल टू mv² अपॉन r, r से r कैंसिल, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ mrv² इक्वल टू ZE²। r का यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, इस r से r कैंसिल हो चुका था, r का मल्टीप्लाई कर लिया, तो mrv² इक्वल टू ZE², बोलो हाँ, ठीक। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। दूसरा, हम पहले से जानते हैं कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, जानते हैं। इसे इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे, पूरा करके बताएं क्या, mrv² अपॉन mvr इज इक्वल टू ZE² इंटू 2π अपॉन nh, ठीक। ये m कैंसिल है, r कैंसिल है, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, 2π ZE² अपॉन nh, ठीक। ये है यहाँ पर वेलोसिटी का फार्मूला 2π ZE² अपॉन nh, ठीक। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल यदि आपको निकालना है तो इस रिलेशन से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि मैं फिर वापस से E, H, 2π इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दूँ तो एक ट्रिक मेरे सामने आ जाएगी, V इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 टू दी पावर 6 Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ठीक। 2.188 इंटू 10 टू दी पावर 6 Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको सब एक साथ। अब उन न्यूमेरिकल्स में क्या लिखा हुआ रहेगा देखिए ज़रा ध्यान से। मैंने कहा इन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स वेलोसिटी विल बी। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में है, वेलोसिटी क्या होगी, तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में तो Z इक्वल टू 1 हो गया, फर्स्ट शेल है, ठीक। n इक्वल टू 1 हो गया भाई, एटॉमिक नंबर 1,
n फर्स्ट शेल है तो 1, आंसर आपका आ गया 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये थर्ड एप्लीकेशन मैंने यहाँ बताई आपको बोहर मॉडल की। क्या है ये एप्लीकेशन? ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। है इंटरेस्टिंग? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? चलिए नोट कर लीजिए ज़रा फटाफट। नेक्स्ट देखिए, अगली बात हम लोग करते हैं यहाँ पर। फोर्थ एप्लीकेशन है बोहर मॉडल का, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। nth शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मेजरमेंट करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन बनेगा, कृपया करके ध्यान से देखिए। तो nth शेल में एनर्जी हमें मेजर करनी है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का मेजरमेंट करना है। ठीक? और ध्यान रखिए, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। En इज इक्वल टू KE प्लस PE, ऐसा होता है। ठीक है ना? अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहां देखिए जरा ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। और बहुत देर से हम एक बात पढ़ रहे हैं कि Ze²/r² इक्वल टू mv²/r है। यदि इस r से r को कैंसिल कर दिया जाए तो mv² इक्वल टू क्या बचेगा? Ze²/r। बोलो हाँ। इस mv² को उठा करके यहाँ रख दीजिए, इस mv² को उठा के यहाँ रख दें तो ke इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? Ze²/2r। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक नया रिलेशन आपको यहाँ पर नजर आया। ठीक? Ze²/2r। इज इट क्लियर? ठीक है ना? दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ एक स्पेशल पॉइंट करके मैं लिख देता हूँ कि फिजिक्स में आप एक फार्मूला देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -Ze²/r। ठीक? काइनेटिक एनर्जी है Ze²/2r और पोटेंशियल एनर्जी होती है -Ze²/r। तो अब इन दोनों को उठा करके यहाँ रखें, तो इनको यहाँ उठा करके रख दें तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? Ze²/2r माइनस Ze²/r। ठीक? एलसीएम ले लीजिए, है ना? एलसीएम आपका आया 2r, तो Ze² माइनस 2Ze²। ठीक? तो फाइनली आपके पास फार्मूला आ गया En इज इक्वल टू -Ze²/2r। यह है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला -Ze²/2r। कोई कष्ट किसी को? समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं R इज इक्वल टू व्हाट? n²h²4π²mze²। ये R का फार्मूला हम जानते हैं n²h²4π²mze²। तो यहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए उठा करके। R की वैल्यू यदि उठा करके रख देंगे तो En इज इक्वल टू -2π²me⁻₴z²/n²h²। ठीक? तो फाइनल रिलेशन, फाइनल फार्मूला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा En इज इक्वल टू -2π²me⁻₴z²/n²h²। ठीक? नोट करिए, बहुत प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सा रिलेशन है, बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है ना? अब क्या होना है यहाँ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं MEH और 2π इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दूँ, और इन सब की वैल्यूज़ पुट करूँ तो मेरे पास कुछ अलग अलग रिलेशंस आएंगे जिन्हें आप ट्रिक बना करके याद कर लेंगे। रिलेशन नंबर 1,
En इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यदि आपको MCQ में ऑप्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दिए हुए हैं और आपसे एनर्जी मेज़र करने को कहा जा रहा है, तो फिर आप सीधी ये ट्रिक लगा देंगे En इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर? पर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नहीं पूछा गया है, मुझे किलो जूल पर मोल में ऑप्शन दिए हुए। तो यदि आपको किलो जूल पर मोल में ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप नेक्स्ट ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर En इज इक्वल टू -1312, ठीक, -1312, सीधी सीधी से ट्रिक लगाना है, -1312 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। यदि ऑप्शंस वहाँ पर किलो जूल पर मोल में दिए हुए हैं तो अब आपको सॉल्व भी किलो जूल पर मोल में करना पड़ेगा। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी -1312 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है। थर्ड, तीसरी बात सुनिए, यदि मान लीजिए वहाँ मुझे जूल पर एटम में दिया हुआ है, काय में सॉल्व करना है मुझे, मान लीजिए जूल पर एटम में यदि सॉल्व करना है तो जूल पर एटम में सॉल्व करना है तो En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10 टू द पावर -19 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, -21.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ये आपको एक रिलेशन याद रखना है सीधा सीधा। ठीक, और यदि मान लीजिए एक और बात बता ही देते हैं, यदि कभी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, यहाँ से वहाँ कूद रहा है, यहाँ से वहाँ कूद रहा है, बताइए एनर्जी चेंज कितना होगा। तो एनर्जी चेंज यदि बोलें तो डेल E इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, तो डेल E इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, नोट करिए, ये 4 ट्रिक्स बहुत ही बढ़िया काम आने वाली हैं न्यूमेरिकल्स की। डायरेक्ट अप्रोच हम यहाँ से लगा सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो हम सीख रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल में पहली बात मैंने आपको सिखाई कि वाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इन न्यूक्लियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी बात हम लोगों ने सीखी रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालना है। तीसरी बात हम लोगों ने यहाँ पर सीखी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। और फोर्थ हमने यहाँ पर सीखा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल कैसे मेजर करना है। ये 4 ट्रिक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, चारों ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, किलो जूल पर मोल में -1312 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जूल पर एटम में -21.8 इंटू 10 पावर -19 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और फाइनली यदि ट्रांजिशन पूछता है, एक सीरीज से दूसरी सीरीज में इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, तो फिर कैसे करना, ऐसे करना। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ रिडबर्ग फार्मूला। जब मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था तो एक वादा आपसे किया गया था कि हम रिडबर्ग फार्मूले को कैसे आया है उसको डिराइव करेंगे। ठीक, तो रिडबर्ग फार्मूला आया कैसे है, चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने बताया ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, डेल E इज इक्वल टू क्या होता है, E2 माइनस E1 होता है। ठीक है ना। अब एनर्जी का फार्मूला हम निकाल चुके हैं,
एनर्जी का फार्मूला क्या है, -2π²m⁴ अपॉन n²h²। यहाँ 2 लिया है तो ये सब तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन n कितना हो जाएगा 2, माइनस -2π²m⁴z² अपॉन n1²h²। बोलो हाँ, ठीक। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए। तो डेल ई इज इक्वल टू 2π²m⁴z² अपॉन n1²h²। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और इसको यहाँ माइनस वाले को बाद में लिख लें, 2π²m⁴z² अपॉन n2²h²। बोलो हाँ, ठीक। यहाँ से आप क्या कीजिए, आप यहाँ से 2π²m⁴z² अपॉन h² को कॉमन ले लीजिए, तो बचा 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। इज इट क्लियर? अब डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक। बोहर मॉडल का जब मैं बता रहा था आपको डिटेल, उस समय बता चुका हूँ। डेल ई इज इक्वल टू भी एच न्यू लिख सकते हैं, या डेल ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ डेल ई की जगह रख दीजिए उठा करके एच सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2π²m⁴z² अपॉन h², 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। बोलो हाँ, एच सी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2π²m⁴z² अपॉन h³ इंटू सी, 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। कोई दिक्कत? ठीक। रिडबर्ग ने क्या बताया, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल रहा हूँ। रिडबर्ग ने बताया आर एच इज इक्वल टू 2π²m⁴ अपॉन h³ इंटू सी। समझ गए बात को, ठीक है ना। ये था रिडबर्ग की पूरी वैल्यू, 2π²m⁴ अपॉन h³ इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, आर एच। और इसको सॉल्व करने पे ही वैल्यू आ रही थी 109678, जिसकी यूनिट हमने लिखी थी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पूरी की जगह उठा करके मैं क्या लिख दूँ, आर एच। तो ये आ जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच z², 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। क्लियर? तो थोड़ी सी भी पढ़ाई यदि आप करते हैं तो बोलिए यही फार्मूला बताया था मैंने आपको जब स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था, ठीक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हमने पढ़ा था, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ठीक है ना। तो उस समय हम लोगों ने यही फार्मूला देखा था और कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करे थे, है ना। कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं आपके पास। बोलिए समझ में आई एप्लीकेशन? ठीक। तो 5 एप्लीकेशंस बता दी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहाँ पर, किसकी, बोहर मॉडल की, ठीक। नोट कर लीजिए, है ना। कोई डाउट यदि है किसी प्रकार का, व्हाट्सअप नंबर नीचे है, अपना क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो एप्लीकेशंस हो गई हैं, मतलब कि यूज़फुलनेस हो गई है बोहर मॉडल की। बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। फाइन लाइंस को उसने बता दिया है क्यों आ रही हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, पतली पतली लाइंस क्यों आ रही हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहा है, ये सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि केमिस्ट्री में कुछ भी सही है नहीं। काफ़ी सारे मीम्स भी बनते हैं इसके ऊपर, देखते रहते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, बहुत सारे मीम्स बनते रहते हैं कि यार जब कुछ सही है ही नहीं तो पढ़ते काहे को हो भाई, है ना। लेकिन क्या करें, हर चीज़ के, हर एक कंसेप्ट के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो
बोहर मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। यानी ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा या He पॉजिटिव या Li+2 के लिए एप्लीकेबल होगा। इस सबका मतलब क्या है? इस सबका मतलब इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, बोहर मॉडल तभी एप्लीकेबल होगा जब कितना इलेक्ट्रॉन हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है बोहर मॉडल का, जो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है? ठीक, तो इसके अलावा दूसरी ये बात थी, जब मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था उस समय मैंने एक बात आपसे कही थी, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या कहा था? जल्दी से बोल दीजिए। ज़ीमान इफेक्ट। ठीक, ZEEMAN, ज़ीमान इफेक्ट कहा था। तो बोहर मॉडल ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक, अनेबल टू एक्सप्लेन ज़ीमान इफेक्ट और स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तीसरी और बहुत ही खास बात है, बोहर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यानी एक फ्लैट स्ट्रक्चर बता रहा है एटम का, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ है। डेफिनेट सर्कुलर पाथ है मतलब एक फ्लैट स्ट्रक्चर बता रहा है। लेकिन जो मॉडर्न केमिस्ट्री होती है, मॉडर्न केमिस्ट्री में एटम का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल माना जाता है। ठीक ना, एटम का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल माना जाता है। तो बोहर मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, पहली बात क्या हुई कि वो केवल और केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए है। दूसरी बात हुई मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, ज़ीमान इफेक्ट क्यों है, इसको नहीं बता पा रहा है। तीसरी बात क्या हुई कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है एटम का, ये उसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर आई कि जो एटम है, एटम जो है हमारे पास, मान लीजिए तो उस एटम का शेप एक्चुअली कैसा है। ठीक है ना, एटम का शेप कैसा है? सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। नील बोहर ने बोला कि सर्कुलर पाथ है। अब यदि सर्कुलर पाथ हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, है ना। लेकिन सोमरफील्ड ने जब स्टडी करी तो उससे पता पड़ा कि यार एक पर्टिकुलर शेल में भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं आ रही है, जबकि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग तो एनर्जी सेम आनी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है उसका। तो सोमरफील्ड ने ये सजेस्ट करा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहे हैं, बल्कि कैसे पाथ में घूम रहे हैं? इलेप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ठीक, इसीलिए तो अलग अलग समय पे उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैसी हो जाती है? डिफरेंट, और इसीलिए एनर्जी भी कैसी आती है? डिफरेंट आती है। क्लियर। तो सोमरफील्ड ने इलेप्टिकल पाथ बताया हुआ था, जबकि बोहर ने कैसा बताया हुआ था? सर्कुलर पाथ। और इसी से निकल करके आई थी इलेप्टिकल पाथ से, ध्यान करिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, सबशेल। है ध्यान कुछ कि भूल गए? ठीक है ना। तो ये एक और कंसेप्ट यहाँ पे एक मेजर फेलियर है किसका? बोहर मॉडल का। बोहर बोला करता था सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं, ठीक है ना, जबकि ये बोला करता है कि सोमरफील्ड बोलता है कि कैसे घूमते हैं? इलेप्टिकल पाथ में। क्लियर। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर मीन्स
डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, मैटर क्यों ड्यूअल बिहेवियर बता रहे हैं, बोहर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर। एक और बात, यदि सर्कुलर पाथ है मतलब बिल्कुल डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, मतलब कभी उसमें अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। ठीक है ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कहीं कोई प्लेन चला जा रहा है किसी स्पीड से, या कोई बाइक चली जा रही है, और यदि वो कांस्टेंट स्पीड मेजर करे तो हम बता सकते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच सकता है। ऐसी इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हो सकता है क्योंकि डेफिनेट सर्कुलर पाथ है। लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग बोलता है कि पोजीशन और मोमेंटम हमेशा कैसे बने रहते हैं, अनसर्टेन। लेकिन बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग तो कैसा है, वो सर्टेन है, डेफिनेट है। ठीक, तो इसीलिए बोहर मॉडल हाइजेनबर्ग मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इट इज़ आल्सो मेजर फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। आई इतनी सारी बातें समझ में। तो देखिए कितनी बातें मैंने आज आप लोगों को बता दी। सबसे पहले मैंने सिखाया कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया हुआ है। फिर हमने बोहर मॉडल एक्सप्लेन करा पूरा। बोहर मॉडल के बाद उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस सीखी, और फिर उन एप्लीकेशंस के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि अब बोहर मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर है। ठीक, नोट्स प्रिपेयर करिए बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इन सभी पे कंबाइंड। ओके, थैंक यू।